नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 27 अगस्त 2022। आज के इस सत्र में हम लोग चर्चा करेंगे दैनिक क्विज। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है वो अनुच्छेद 26 से है। लिखा हुआ है, अनुच्छेद 26 प्रदत्त 4 अधिकार संविधान के तहत निम्नलिखित में से किन सीमाओं के अधीन है। पहला ऑप्शन है सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना, नैतिकता, स्वास्थ्य या राज्य की सुरक्षा। पॉज करके इस प्रश्न को सॉल्व करिए, तब तक मैं आपको बताता हूं यह प्रश्न चर्चा में क्यों आया। हाल ही में केरला हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जो वहां पर अवैध तरीके से ये धार्मिक संस्थानों का निर्माण किया गया है उनको तुरंत रोका जाए और आगे ऐसे किसी भी धार्मिक स्थान को परमिशन ना मिले वहां पे बनाने की। अब देखिए यहां पर हाईकोर्ट का क्या कहना है। हाईकोर्ट का यह कहना है कि जब भी कोई आपातकाल की स्थिति ना आ जाए या विशेष स्थिति ना आ जाए, जब राज्य के अंदर धार्मिक संस्थान जहां पर प्रार्थना करी जा सकती है उनको बनाने की आवश्यकता हो, तब तक ऐसे धार्मिक संस्थानों को नहीं बनाने देना चाहिए। देखिए केरला हाईकोर्ट के पास एक पिटीशन फाइल हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि एक नूरुल इस्लाम संगम है, तो उनकी तरफ से यह पिटीशन फाइल करी गई कि भाई एक बिल्डिंग है उसको क्या करा जाए, उसमें इस्लामिक प्रार्थना करने के लिए उस बिल्डिंग को धार्मिक स्थान में कन्वर्ट कर दिया जाए, अर्थात मस्जिद बना दी जाए। यहां पर केरला हाईकोर्ट ने यह बोला कि जहां पर आप बिल्डिंग की डिमांड कर रहे हो उसके आसपास 36 मस्जिद हैं, तो अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आप इन 36 मस्जिद में जाके भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपको यही बिल्डिंग धार्मिक परिसर में कन्वर्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब यहां पर केरला हाईकोर्ट ने वहां के सरकार को निर्देश दिया, अगर इस जिले की बात करें तो वहां पर जितने गांव नहीं है, गांव से 10 गुना ज्यादा धार्मिक संस्थान है, अस्पतालों से 3.5 गुना ज्यादा धार्मिक संस्थान है। तो अगर इस दर पे धार्मिक संस्थान ओपन करे जाएंगे तो लोगों के लिए रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। इस वजह से सरकार को यह आदेश दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा कि जब तक आवश्यक ना हो, जब तक आपात स्थिति ना आ जाए, किसी भी व्यवसायिक परिसर को या सरकारी परिसर को धार्मिक संस्थान में कन्वर्ट करने की अनुमति ना दी जाए। अब यहां पर मुद्दा उठता है कि यह तो आर्टिकल 26 का वायलेशन हो गया है, क्योंकि आर्टिकल 26 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी धार्मिक संप्रदाय है तो उसको अपने धार्मिक जो प्रयोजन होते हैं या अपनी पूजा करने के लिए, अपनी प्रार्थना करने के लिए संस्थान की स्थापना करने का और उसका रखरखाव का पूरा अधिकार होगा। परंतु यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन भी है, वो है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। यानी कि इन 3 के अंतर्गत अगर ये 3 किसी समाज में बाधित होंगे तो आर्टिकल 26 जो है वो राज्य आपसे छीन सकता है। अब वापस आते हैं अपने प्रश्न पे। यही पूछ रहा है कि अनुच्छेद 26 के अंदर जो 4 अधिकार संविधान के तहत हैं वो किन सीमाओं के अधीन है, यानी कि क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो पहला है सार्वजनिक व्यवस्था, ये सही हो जाता है। मानहानि या अपराध का इससे कोई लेना देना नहीं है। नैतिकता की बात आ जाएगी, जो मैंने आपको सदाचार बताया, और स्वास्थ्य, राज्य की सुरक्षा का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, अफ्रीकन स्वाइन फीवर से है एएसएफ। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह फ्लैविविरिडे परिवार के जीनस पेस्ट्री वायरस के कारण होता है। यह मनुष्य को प्रभावित नहीं करता है। ये 2 कथन है, ध्यान दीजिएगा, आपको गलत कथन का पता लगाना है। वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर दीजिए। अब यहां पर यह न्यूज आई है कि पंजाब के 2 गांव हैं, कौन कौन से, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब, यहां पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर पाया गया है। इस वजह से यह न्यूज चर्चा में आ गई। अब हमारी परीक्षा की दृष्टि से यह भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, यह प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं, तो यह पता होना चाहिए कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो होता है, अगर इंडिया में बात करें तो पहली बार ये अरुणाचल प्रदेश के पास जो चाइना से सीमा बनाते हैं वहां पर उन क्षेत्रों में देखा गया था। अगर पूरे विश्व की बात करें तो 1920 के दशक में ये अफ्रीका में देखा गया था, इस वजह से इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फीवर पड़ गया। ये पता होना चाहिए ये एक वायरस के थ्रू होता है, संक्रामक है, यानी कि एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, मानव इससे प्रभावित नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बेसिकली इनका जो मेन टारगेट होता है वो घरेलू और जंगली सुअर इनका टारगेट होते हैं, तो एक सुअर से दूसरे सुअर में ये फैल सकते हैं, इस वजह से इनको संक्रामक भी कहा जाता है। अगर बात करी जाए इसकी कोई दवा मौजूद नहीं है। मृत्यु दर की बात करें तो 95 से 100% तक यहां पर सुअर के मरने के चांसेस रहते हैं। इसका एक ही उपचार हो सकता है कि जो भी जानवर इससे संक्रमित हो जाता है उसको क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। अब ये इतनी खतरनाक बीमारी है तो इसको विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की जो इनके पास एक लिस्ट होती है उसमें सूचीबद्ध करा गया है, और कहीं पर भी ऐसी बीमारी पूरे विश्व में देखी जाती है तो
जहां पर भी ये देखी जाती है तो उसका कर्तव्य होता है कि OIE संगठन को तुरंत इन्फॉर्म करके बता दो कि भाई यहां पर ये बीमारी आई है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यहां से भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्या है। ये क्या करता है, दुनिया भर में जितने भी पशुओं से संबंधित रोग होते हैं और या फिर उनके जो निदान होते हैं, ये उनके बारे में काम करता है। ठीक है, भारत इसका मेंबर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको पेरिस में मिलेगा। जिस भी बीमारी यहां पर लिस्टेड होती है, इनके पास एक लिस्ट होती है, उसमें कई सारी बीमारियां लिस्टेड हैं। तो ये बीमारी विश्व के किसी भी कोने में देखी जाती है तो उनका कर्तव्य बन जाता है कि इस संगठन को इन्फॉर्म करें। वापस आते हैं अपने प्रश्न पर। तो देखिए, मनुष्य को प्रभावित नहीं करता है, यह कथन एकदम सही हो जाएगा। ये फ्लेविरिडे परिवार का नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एस्पेरिविडे परिवार का है। ठीक है, इस परिवार का है ये वायरस, ये डीएनए वायरस है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला कथन गलत है, दूसरा सही है। यहां पर हमसे गलत कथन पूछे हैं तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए। तीसरे प्रश्न पर आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन है, अध्यक्ष अर्थात स्पीकर का चुनाव विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों में किया जाता है। यदि अध्यक्ष अपने पद से हटना चाहता है तो वह राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देकर ऐसा कर सकता है। अध्यक्ष दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाली राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर चुनाव आयोग से परामर्श से निर्णय लेता है। तीन कथन आपके सामने दे रखे हैं। अब संदर्भ समझते हैं। बिहार में जो विधानसभा के अध्यक्ष थे विजय सिन्हा, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो यहां पर अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अब नए अध्यक्ष जो आए हैं वो है अवध बिहारी चौधरी। स्टेट पीसेस वगैरह में, बिहार के पीसेस एग्जाम में ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष के बारे में जो शक्तियां होती हैं, तो ये याद रखिएगा कि नियम बनाने की शक्ति होती है। कैसे नियम? सदन की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको अच्छे से चलाए जा सके। जब भी गणपूर्ति की बात आती है, यानी कितने लोग वहां पर उपस्थित होने चाहिए, उस केस में अगर उतने उपस्थित नहीं है, यानी कि 10% लोग उपस्थित नहीं है सदन में, तो उसकी कार्यवाही को निरस्त करा जा सकता है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जिसको भी डिस्क्वालीफाई करा जाता है, तो इससे संबंधित कोई भी विवाद का निर्णय किसके पास आता है? विधानसभा अध्यक्ष के पास। कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, यह भी निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। अपना त्यागपत्र ये किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। अब देखिए, स्पीकर का चुनाव जो होता है वो विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों में किया जाता है, एकदम सही कथन हो जाएगा। ये राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं, ये गलत हो जाएगा। दल बदल के आधार पर जो भी अयोग्यता घोषित होती है वो चुनाव आयोग के परामर्श से निर्णय लेते हैं, नहीं, ये स्वतः ही निर्णय लेते हैं। दूसरा और तीसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, जोरावर से संबंधित है। यह पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत है, डिजाइन और विकास के मामले में स्वदेशी लाइट टैंक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, या भारत के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित एक मानव रहित हवाई वाहन है। देखिए, चर्चा में क्यों आया? आपको पता है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो लद्दाख में पिछले कई सारे महीनों से इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लैशेस नजर आ रहे हैं, तो यहां पर क्या है, चाइना ने उस जगह पर अपने टैंकों का यूज करा है। हालांकि हमने भी अपने T-90 टैंक लगाए हैं वहां पे। तो अब देखिए, यहां पर जब भी कोई चीज ऊंचाई पर होगी तो जाहिर सी बात है, जहां पर जो स्थल होगा, स्थल मंडल है, उसमें कई सारे आपको तुंगताएं देखने को मिलेंगी। कहीं पर उभार है, फिर कहीं पर गहराई है, और रास्ता जो है वो इस तरीके का है। तो यहां पर अगर हमारे पास कोई लाइट वेट टैंक होगा ना, तो वो ज्यादा आसान होगा हमारे लिए, क्योंकि जिसका भार अधिक होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह पे चढ़ाना, फिर उतारना, फिर ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों में उसका आवागमन जो है वो काफी कठिन हो जाएगा। तो यहां पर इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा। उस प्रोजेक्ट का नाम था बेसिकली जोरावर। इस जोरावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हम लाइट वेट यानी कि हल्के टैंक बनाएंगे। वो टैंकों का यूज हम लोग LAC में कर सकते हैं। इस वजह से ही जो जोरावर है ये चर्चा में आया। अगर अप्रोक्सीमेट बात करें तो 350 टैंक सेना के लिए ये बनाने का जो ऑर्डर है वो पास हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि ये सारे टैंक कैसे होंगे, स्वदेशी होंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग टैंक पर निर्भरता रखते हैं, तो जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद हो रहा है, तो कई सारे कलपुर्जे मिलने में जो है वो देरी हो सकती है, और ये देरी LAC के लिए काफी भयावह साबित हो सकती है। तो इस वजह से ये सारे टैंक जो हैं वो स्वदेशी निर्मित करे जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस टैंक की खास बात ये होगी, एक तो ये हल्के होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ड्रोन से जो हमले होते हैं उनको पकड़ने में और अपनी सुरक्षा करने में इसके पास ऐसे प्रोटेक्शन गियर लगाए जाएंगे। इस वजह से ये टैंक, ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है। अब इनका नाम जोरावर क्यों रखा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। एक कमांडर थे जोरावर सिंह कहलूरिया। ऐसा कहा जाता था कि इन कमांडर ने लद्दाख को, तिब्बत को, इन सब एरिया को खुद से जीता था।
तो उन्हीं का नाम यहां पर यूज करा जा रहा है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पे। अब आप ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। डिजाइन और विकास के मामले में स्वदेशी लाइट टैंक। 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था नैनो पार्टिकल से संबंधित, उस पर नजर डाल लेते हैं। नैनो पार्टिकल्स मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति के अस्तित्व में नहीं है। कहने का मतलब है ये केवल मानवहीन को बना सकता है, ये नेचुरल रूप से नहीं पाए जाते हैं, पहला कथन। कुछ धात्विक ऑक्साइड के जो नैनो कण होते हैं वो प्रसाधन सामग्री कॉस्मेटिक्स के निर्माण में काम आते हैं। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के जो नैनो कण होते हैं वो पर्यावरण में आ जाते हैं, जिससे मनुष्यों के लिए असुरक्षित हो जाता है। सही कथन का पता लगाना है। वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से देखिए, अपने उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करिए। अब देखिए, मैं आपको उत्तर बताता हूं। ये मानव के द्वारा भी निर्मित होते हैं, प्लस प्रकृति में भी पाए जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ कि नेचुरली नहीं मिलते हैं, इस वजह से ये कथन गलत हो जाएगा। प्रकृति की बात करें तो जैसे ज्वालामुखीता जो होती है, तो ज्वालामुखी में जो राख बाहर आती है लावा के साथ, तो उस राख में भी ये नैनो कण मिलते हैं। दूसरी बात करें, जो समुद्री तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो समुद्री तरंगों से बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं, तो इन लहरों से क्या होता है, ऐसा स्प्रे, ऐसा बौछार ऐसा होता है, उसमें भी कुछ नैनो कण मिलते हैं। इसके अलावा रेत होती है, धूल होती है, ठीक है, इसमें भी नैनो कण मिलते हैं। तो ये प्रकृति में भी पाए जाते हैं, इस वजह से ये कथन गलत हो जाएगा। कुछ धात्विक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स का यूज हम लोग कॉस्मेटिक्स में करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, टाइटेनियम जो धातु है, इसका ऑक्साइड जो निकाला जाता है ना, वो सनस्क्रीन जो होती है उसमें यूज करते हैं। इसके टाइटेनियम के अगर नैनो कण, यानी कि टाइटेनियम के ऑक्साइड के जो नैनो कण होते हैं, उसकी खास बात यह होती है कि हमारे त्वचा पे जैसे ही यूवी किरण पड़ती है तो ये उसको परावर्तित कर सकते हैं, इतनी शक्ति होती है इनमें, ठीक है। तो ये कथन यहां पर सही हो जाएगा। ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये पर्यावरण में आ जाते हैं और मनुष्य के लिए खतरनाक भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सिलिका, ऐसा देखा गया है, सिलिका की बात करें या एल्यूमिना की बात करें, तो इन सब के जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो मानव के लिए खतरनाक होते हैं। तो ये वाला कथन भी सही हो जाएगा। हमसे सही कथन की मांग करी जा रही थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दूसरा और तीसरा। चलिए अब आज के तथ्य में नजर डालते हैं। आज के तथ्य का मुख्य विषय है जनजाति टीबी पहल। देखिए, ये जैसा कि आप न्यूज देख पा रहे हैं पीआईबी की, 26 अगस्त की ये न्यूज है। इसमें लिखा हुआ है कि जो जनजाति कार्य मंत्रालय है और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, ठीक है, इसने क्या करा था, एक अभियान है जिसका नाम है जनजाति टीबी पहल। इसके अंतर्गत 100 दिनों का एक अभियान चलाया था, यानी कि ये पेरेंट अभियान है। इसके अंदर एक ये अभियान चलाया गया जिसका नाम है आश्वासन अभियान। तो इस अभियान के अंतर्गत 100 दिन में 68,000 से अधिक गांवों में घर घर जाकर क्या करा गया था, टीबी की जांच करी गई थी। टीबी जिसको क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जनजाति टीबी पहल क्या है। ध्यान से सुनिएगा, जनजाति टीबी पहल जो है उसके अंतर्गत, इसको जानने से पहले आपको यह जानना होगा ये स्टार्ट क्यों करा गया। इसको स्टार्ट करने का मकसद सरकार का यह था, आपको पता होना चाहिए, जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं उसके अंतर्गत 2030 तक हमको टीबी जो है वो पूरे विश्व में मुक्त करना है। परंतु भारत सरकार ने अपना एक लक्ष्य बनाया है कि 2025 तक हमको टीबी मुक्त करना है। उस वजह से एक कैलकुलेशन ये हुआ और ये पता लगाया गया कि भारत के अंदर आज की डेट में 705 जनजातियां शामिल हैं, जो पूरी पॉपुलेशन की 8.6% है। अब इसी जनजातियों में से जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है, किसके लिए, कि जहां पर कुपोषण हो सकता है, जहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, ऐसी 177 जनजातियों जिले थे, उनको हाई प्रायोरिटी पे रखा गया और उनमें क्या करा गया, जनजाति टीबी पहल स्टार्ट करी गई। अब इस पहल के अंतर्गत सरकार करती क्या है, देखिए टोटल इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। यहां पर सबसे पहले सरकार का स्टेप 1 में काम था कि समय समय पर, कुछ अंतराल में, समय समय पर इन सारे जनजाति गांवों में जाके क्या करना है, सबसे पहले तो टीबी की जांच करनी है। सबसे पहला काम था टीबी की जांच करो फर्स्ट स्टेप में। दूसरा, अब एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं, ये गांव एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, ए है, बी है, सी है। अब यहां पर क्या है, ये सारे प्राथमिकता वाले गांव हैं क्योंकि यहां पर जनजातियां बहुत अधिक रहती हैं। तो एक्स में जाके पहले जांच करो, वाई में जाके जांच करो, जेड में जांच करो, ऐसे सारे गांव की जांच करो। अब सबसे पहला स्टेप तो ये कर लिया। अब इनमें ये पता लगाओ कि सबसे ज्यादा टीबी जो है वो कौन कौन से गांव में निकला। तो मान लिया कि एक्स, जेड और ए में निकला, तो ये वाले जो गांव हो जाएंगे ये टीबी के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील गांव होंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेप होता है कि वो चिन्हित करो, यानी कि उनको हाईलाइट करो जो सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं।
अब जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं वहां पे क्या करो, टीबी की जो प्रिवेंटिव थेरेपी होती है, यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए वहां पे कार्य स्टार्ट कर दो। यहां पर कार्य स्टार्ट करने के लिए ये तो थर्ड स्टेप हो गया। चौथा स्टेप होगा कि इसके लिए हमको एक तंत्र की आवश्यकता होगी, एक सिस्टम की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से 4 स्टेप में जो जनजाति टीबी पहल है इसको स्टार्ट करा गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा टीबी के बारे में बेसिक चीज जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछ देगा कि टीबी जीवाणु से होता है कि विषाणु से, तो यहां पर ये बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। अगर इस बैक्टीरिया की खोज की बात करें तो आपको एक तथ्य बताता हूं। इस बैक्टीरिया की खोज करी गई थी 1882 में, किसके द्वारा? डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा। डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 24 मार्च को यह घोषित करा था कि हमने इस बैक्टीरिया को खोज लिया है जो टीबी का कारण बनता है। इसी वजह से 24 मार्च का जो डे है वो वर्ल्ड टीबी डे बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इतनी चीज समझ में आ गई। ये याद रखिएगा, ये एक संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब है जैसे ही ये किसी एक मनुष्य को होगा और वो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के संपर्क में आएगा, खांसी के द्वारा, छींकने के द्वारा या उसके थूकने के द्वारा, तो हवा के जरिए ये रोग एक से दूसरे मनुष्य में फैल जाता है। कई बार इसके लक्षण क्या होते हैं? जो बलगम होता है खांसी के दौरान, ठीक है, उसमें अगर ब्लड आने लगे, सीने में दर्द होने लगे, कमजोरी फील होने लगे, वजन कम होने लगे, बुखार होने लगे, तो ऐसे केसेस में हमको तुरंत अपना परीक्षण करा लेना चाहिए। यहां पर एक वैक्सीन है, याद रखिएगा, बीसीजी बोलते हैं इसको। इसका यूज करा जाता है टीबी को दूर करने के लिए। मैंने आपको बताया कि 24 मार्च है, यह भी याद रखिएगा। और हर वर्ष जो टीबी होता है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो 24 मार्च तो डिसाइड हो गया, हर साल इसकी एक थीम निकाली जाती है। ठीक है, इसका एक विषय रहता है। वो विषय याद रखिएगा, इस बार का जो विषय है, इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स, ये इसका विषय है। हिंदी की बात करें तो टीबी को समाप्त करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाएं, ये हिंदी में है। ठीक है, विभिन्न आयाम से इसको आप जोड़ सकते हैं जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं। तो उसमें तीसरा लक्ष्य है स्वास्थ्य से संबंधित, और तीसरे में भी 3.3 जो लक्ष्य है, उसमें भी जो 3.3 लक्ष्य है वो लक्ष्य है 2030 तक एड्स, टीबी और मलेरिया। इसके अलावा जो उष्णकटिबंधीय रोग होते हैं, जैसे कि जो महामारियां होती हैं, हेपेटाइटिस हो गया, या जो जल से संबंधित रोग होते हैं खराब जल को ग्रहण करने से, इनकी रोकथाम करनी है 2030 तक। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। यहां पर मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया है। तो एसडीजी टारगेट 3.3 ये यहां पर लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ये कटिंग ली है, तो इसको भी आप टीबी के संदर्भ में अपनी मुख्य उत्तर परीक्षा में यूज कर सकते हैं। एसडीजी 3.3। एड्स का भी कोई आर्टिकल आप पढ़ेंगे, टीबी का या मलेरिया का या हेपेटाइटिस का, तो वहां पर 3.3 आर्टिकल आप यूज करेंगे। चलिए, आज हम लोगों ने 2-3 रोगों के बारे में चर्चा कर ली, तो मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं एक रोग के बारे में। जैसे अभी हम लोगों ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में पढ़ा, अभी हाल ही में चर्चा हुई थी क्लासिकल स्वाइन फीवर की। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इस रोग के बारे में, इसके लक्षण के बारे में। अगर इसके बारे में कोई उपचार है तो उसके बारे में भी लिखिएगा। सभी लोग कमेंट करें, सर्च करके कमेंट करें, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, और आप कमेंट करेंगे तो दूसरे जब उसको पढ़ेंगे तो उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के सत्र में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सत्र अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।